सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारतीय शटलर जो है पीवी सिंधु, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर होगा ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक में दूसरा मेडल मिल गया है भारत को, और वो है ये ब्रोंज मेडल। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने, जो कि एक शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने चाइना की बिंग जियाओ को हरा करके ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपको याद होगा इससे पहले जो रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, उसमें भी इन्होंने एक मेडल जीता था। कौन सा मेडल था वो? इनका सिल्वर मेडल था, रजत पदक था। तो अब आप देख सकते हो लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल इन्होंने जीत लिया। तो यहीं से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु होगा। आप ध्यान से सुनना, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी होंगी, लेकिन दूसरी भारतीय व्यक्ति होंगी ये, क्योंकि इनसे पहले ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे सुशील कुमार, जो कि पहलवान है। उन्होंने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें तो ब्रॉन्ज जीता था, और 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे उसमें सिल्वर मेडल जीता था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है पीवी सिंधु, लेकिन दूसरी भारतीय व्यक्ति है। बात आपको समझ में आ गई? तो अगर ओवरऑल हम लोग बात करेंगे कि ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत का ये कौन सा पदक है, तो ये तीसरा पदक है, क्योंकि पहला जीता था साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल लाई थी वो। फिर 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु सिल्वर लेकर के आई थी, और अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। अच्छा, पीवी सिंधु से एक और पॉइंट आपको याद होगा कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना, ये प्रश्न वैसे कई बार एग्जाम में आया है। बाकी देखो, बैडमिंटन की बात है तो आपको याद होना चाहिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है, और इसके प्रेसिडेंट पॉल एरिक है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी अभी कौन बनी थी? कल परसों ही हमने पढ़ा है, नाम है उनका वंदना कटारिया। अच्छा, पीवी सिंधु ये जो मेडल लेके आई है ये हमारा दूसरा मेडल है। तो पहला कौन लेकर के आया था? मीराबाई चानू लेकर के आई थी। किस खेल में? वेट लिफ्टिंग में। कौन सा मेडल लेकर के आई थी? सिल्वर मेडल लेकर के आई थी। किस कैटेगरी में? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। अच्छा, बात टोक्यो ओलंपिक की चल रही है तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताइए ओलंपिक में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाला भी सबसे छोटा देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बरमूडा। उसके अलावा अभी टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता था किसने? मोमिजी निशिया ने। ये जापान की है, स्केट बोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था, और स्केट बोर्डिंग को पहली बार शामिल किया गया है। और टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था? चाइना की यांग कियान ने, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। और टोक्यो ओलंपिक इस बार 32वें नंबर के हैं। इसका शुभंकर मैस्कोट है मिराई तोबा और सोमाइथी। सोमाइथी पैरालंपिक का है। और टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है, मोटो, उसमें कुछ बदलाव हुए। पहले क्या था? लैटिन भाषा में बात करेंगे तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। अभी कुछ शब्द को जोड़ दिया। इंग्लिश में बोलोगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर शब्द को जोड़ दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, तो एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। जबकि समापन समारोह में कौन है? बजरंग पूनिया है। टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु होंगे। यह हाई जंपर है, तमिलनाडु से है। 3 नाम आपको याद रखने हैं। दीपक काबरा का टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। पवन सिंह का नाम टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी चुना गया इनको। और अशोक कुमार का नाम, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। अच्छा बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फिर से बान की मून को। और आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद यूनुस ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष है थॉमस बक। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। और 2032 के जो समर ओलंपिक होंगे वो कहां पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा एसएन घोरमड़े। तो वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े ने नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पद ग्रहण कर लिया है। किसका स्थान लिया इन्होंने? वाइस एडमिरल अशोक कुमार का, जो भी रिटायर्ड हो गए। एसएन घोरमड़े के बारे में आपको बता दूं, इन्हें 2017 में भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अति विशिष्ट सेवा पदक सम्मान से सम्मानित किया था।
उसके अलावा 2007 में भी इन्हें नौसेना पदक मिल चुका है। क्या नाम है? SN घोरमडे। बाकी राकेश अस्थाना आप जानते हो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे। कुलदीप सिंह ये आपके CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन अभी इन्हें अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज मिला था किसका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी अध्यक्ष बन गए अभी ये। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, नौसेना की बात चल रही है ना, तो नौसेना प्रमुख कौन है हमारे? करमबीर सिंह है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। जबकि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। जबकि थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। चलो एक प्रश्न का जवाब दो, हमारे देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये कौन है? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन CTO बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो आंसर होगा ब्राजील। तो CTO बुरले मार्क्स साइट ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है, जिसे अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। और इस साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुरले मार्क्स के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। और वे 1985 तक इसी CTO बुरले मार्क्स साइट पर ही रहते थे, यही उनका घर था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया था? तो आंसर होगा लिवरपूल को। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस भारतीय शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया, तो आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा को। उसके अलावा आप जानते हो अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में कितने? 6 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था। और वो कौन कौन से स्थल हैं? वाराणसी के गंगा घाट को, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर को, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट और लमेता घाट को, और महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला और हीरे बैंकल मेगालिथिक साइट जो कि है कर्नाटक में, उसको। उसके अलावा अभी आपको पता है, चलो आप इसे पूछते हैं, बताइए अभी किस राज्य के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे आप रामप्पा मंदिर भी बोलते हो, अभी इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और इस तरह से ये भारत का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। किस राज्य में है ये मंदिर? तेलंगाना में है। और अभी भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? गुजरात का धोलावीरा, जो कि एक हड़प्पा युगीन स्थल है। तो भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं? 40 हो गई हैं। 40 में से याद रखना 32 तो सांस्कृतिक हैं, 7 आपकी प्राकृतिक हैं, और ये एकमात्र दुनिया का मिश्रित स्थल है, ये याद रखना। कौन सा है वैसे? कंचनजंगा नेशनल पार्क। बताइए यूनेस्को मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। बाकी अगर पूछूं ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। करेंसी है ब्राजीलियन रियल। प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सनारो। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में मन कौर का निधन हो गया, वो क्या थी? तो आंसर होगा धाविका थी। तो अभी सबसे उम्र दराज महिला एथलीट थी ये, जिनका नाम था मान कौर, और इनका भी निधन हो गया। ये 105 साल की थी। उन्हें चंडीगढ़ की मिरेकल मां के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने 2007 में चंडीगढ़ मास्टर्स एथलीट मीट में अपना पहला पदक जीता था, और 2017 में ऑकलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में 100 मीटर स्प्रिंट जीतने के बाद वे चर्चा में आ गई थी। उनके नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, और 2020 में तो उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्या नाम था? मान कौर। बाकी निर्मल कौर का नाम जानते हो आप? मिल्खा सिंह की ये वाइफ थी, इनका भी अभी निधन हो गया। ये पूर्व भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। और चंद्रा नायडू ये भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर थी, इनका भी अभी निधन हो गया। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का नाम क्या है, जिनका भी निधन हो गया? इनका नाम न्यूज में था, बताइए आप। गौरी अम्मा तो आप जानते ही हो, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री थी, निधन हो गया अभी इनका। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली आप जानते हो 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को कानूनी अपराध घोषित किया गया था और उसके खिलाफ कानून बनाया गया। अच्छा हमारे माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर कौन है, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है?
मुख्तार अब्बास नकवी है। तो अगस्त का ये आपका पहला डे आ गया, इसको ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। तो अभी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने यानी कि ट्रेन करने के लिए महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। तो इसमें छात्रों को, स्टूडेंट्स को 3 साल का बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम दिया जाएगा। मतलब 1 साल तो उनको क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा और बाकी के जो 2 साल होंगे वो मारुति सुजुकी के जो ऑथराइज्ड डीलरशिप है वहां पे उनको 2 साल का ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग के भी उनको पैसे मिलेंगे। अच्छा, मारुति सुजुकी के सीईओ का नाम क्या है? केनिची आयुकावा। बाकी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा, ये हरियाणा में है। अभी यहीं पे ही तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन हुआ था। अच्छा चलिए, आप तो मुझे बताइए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे स्थापित की जा रही है? मणिपुर में। और किस राज्य ने अभी खेल को उद्योग का दर्जा दिया? तो मिजोरम ने। अच्छा बताइए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। रेल विश्वविद्यालय, रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी है? गुजरात के बड़ोदरा में। और आप जानते हो अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। कौन है ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं, वेटलिफ्टर हैं ये। और आपसे पूछा जाए जनजातीय संग्रहालय ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो रांची झारखंड में। और इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहां पे बनेगा? नोएडा में बनेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में पहला खेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनेगा? तो बिहार के राजगीर में बनेगा। और बताइए अभी किस राज्य के विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में छूट दी गई है? तो आंसर होगा केरल। और ट्रांसजेंडर से याद होगा कि ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा कर्नाटक। और एक और प्रश्न का, जो कि पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कौशल विश्वविद्यालय कहां पे बनेगा? ये बनेगा असम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईबीएम के साथ में। तो अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए आईबीएम कंपनी के साथ समझौता किया है। और कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? बेंगलुरु एयरपोर्ट को स्मार्ट हवाई अड्डा बनाना। और इसी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और अभी आपको याद होगा इसने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया था। उसके अलावा कुछ समय पहले ही इसे वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड भी मिला था। और इसने ही भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की भी घोषणा की थी। बाकी आईबीएम के साथ समझौता किया ना। आईबीएम मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में। सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो एक बार एग्जाम में आया था। पूछा गया था कि बिग ब्लू के नाम से किस कंपनी को जाना जाता है? तो आईबीएम को कहा जाता है बिग ब्लू, ये इसका निकनेम है। और आपको याद होगा पिछले साल सीबीएसई ने अपने 11वीं और 12वीं के छात्रों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने के लिए आईबीएम के साथ समझौता किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय ने बजट एयरलाइंस जिसका नाम है अकाशा एयर उसको लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा राकेश झुनझुनवाला ने। तो अरबपति निवेशक हैं राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने अभी अकाशा एयर नाम से एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने की घोषणा की है। उनकी योजना है अगले 4 सालों में 70 एयरक्राफ्ट के साथ एक नई लो कॉस्ट एयरलाइन को शुरू करना। और इस एयरलाइन का क्या नाम होगा? अकाशा एयर। अच्छा, एयरलाइन से आपको एक प्रश्न पूछता हूं। चलो मैं अभी गो एयर जो एयरलाइन है उसने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? तो गो एयर अब हो गया है गो फर्स्ट। बाकी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या हो गया? संभाजी महाराज एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश का है उसका नाम बदल के क्या हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट उसका नाम हो गया। और जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कर दिया गया है। वैसे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री एविएशन मिनिस्टर कौन बन गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताइए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो आंसर होगा नासिर कमल। ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो आंसर होगा मडगांव कोऑपरेटिव बैंक।
तो अभी आरबीआई ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया, जो कि गोवा के मडगांव में स्थित है। और क्यों कर दिया? क्योंकि जो वर्तमान में इसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अनुसार ये अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। और मैं आपको याद दिलाऊं तो आरबीआई ने भी कुछ समय के अंदर ही काफी सारे बैंकों के लाइसेंस को रद्द किए थे, जैसे कि आपको याद होगा, जैसे कि कराड़ जनता सहकारी बैंक हो गया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक हो गया, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक हो गया, और महाराष्ट्र का ये एक शिवम सहकारी बैंक। तो इन सब के लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने। अच्छा, एक बैंक का नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया है। एक्चुअली में ये तो भारत का पहला सहकारी बैंक बन गया है जिसको आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया। तो इसका नाम तो आपको स्पेशली याद रखना है। बाकी आरबीआई के बारे में जान लो, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है पूछेंगे तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। पहले गवर्नर से प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। पहले ब्रिटिश गवर्नर बोलेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ है, पहले इंडियन गवर्नर बोलेगा तो सीडी देशमुख है। अच्छा, यहां से 2-3 नाम मैं आपको याद दिलाऊंगा। एक तो पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, उनकी अभी एक बुक आई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और एक और पूर्व गवर्नर है बिमल जालान, उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और एक डेप्यूटी गवर्नर है विरल आचार्य, उनकी बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो ये 3 ने अभी बुक लॉन्च किए, तो इनके नाम याद रखने हैं, इनकी बुकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। वैसे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। वर्तमान में कौन कौन है? तो एम राजेश्वर राव है, एम के जैन है, माइकल देवव्रत पात्रा है, और एक है टी रविशंकर। ये नए बने हैं। और आरबीआई के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक कौन बने थे? जोस जे कट्टूर बने थे। अच्छा, एक और अपॉइंटमेंट आपको यहां से याद आएगा, चलो आप इसे पूछते हैं। बताइए आरबीआई ने किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बेड बैंक बोलते हैं, उसका अध्यक्ष बनाया है? और पहले अध्यक्ष यानी कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, ये नाम याद होना चाहिए, पद्म कुमार माधवन को। और इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनी थी, सुदर्शन सेन समिति। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मेंस सिंगल का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर हो गया अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में मेन सिंगल का खिताब अभी जीत लिया है। उन्होंने रशिया के केरेन खाचानोव को हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। और देखो, टेनिस से तो आपको एक नाम जरूर याद होगा, नोवाक जोकोविच का, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। वो अभी टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में ही हार गए, लेकिन फिर भी नोवाक जोकोविच का नाम आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल के जो 3 ग्रैंड स्लैम हुए ना, उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही तो जीता था। कौन कौन से ग्रैंड स्लैम बताओ तो? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों में मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। सर्बिया की कैपिटल क्या होती है? बेलग्रेड। चलिए महिलाओं में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किन्होंने जीता था। ये प्रश्न आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। तो इसमें जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। इनकी कंट्री का नाम भी याद रखा करो, कई बार आपसे डायरेक्ट ही वो आंसर दे देगा, मतलब नाम दे देगा और बोल देगा किस देश की है या इनका खेल क्या है। और फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल का टाइटल जीता था बारबोरा क्रचिकोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक की है। जबकि विंबलडन ओपन में महिला सिंगल टाइटल जीता था एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन आपका होता है क्ले कोर्ट पे, जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। विंबलडन ओपन ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जो कि लास्ट ईयर नहीं हुआ था, रद्द कर दिया गया था। ये होता है ग्रास कोर्ट पे। अब जो चौथा बाकी रह गया ना, यूएस ओपन, वो हार्ड कोर्ट पे होता है, याद रखना। अच्छा, बाकी अगर आपके मन में आ रहा हो कि ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये तो बताओ ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो ये जर्मनी के हैं। तो कल संडे था तो ज्यादा ऐसे कोई खास क्वेश्चन थे नहीं, फिर भी जो सिलेक्टेड थे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। बाकी कराने में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देना है, इसलिए मैं 10 ही क्वेश्चन रख रहा हूं आज। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, प्लीज वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। और मेरी मैक्सिमम कोशिश रहती है लाइक या शेयर जो भी आपको बोलना है वीडियो के लास्ट में बोलूं, बीच में आपको कम ही डिस्टर्ब करता हूं। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखें।
और इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।